हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विविधता और भेदभाव के बारे में जानेंगे। यानी कि विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, विविधता का क्या मतलब होता है। सबसे पहले हम यह देखेंगे, जैसा कि बच्चों आप सब जानते हैं कि हर इंसान अलग होता है। उसकी बोली, खाना, कपड़ा, रहने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है, अलग होता है। इंडिया में कई स्टेट्स हैं जहाँ पर जैसे लैंग्वेज, फेस्टिवल होते हैं। यह सब डाइवर्सिटी ही तो है। जैसे कोई तमिल बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई ईद मनाता है, तो कोई दिवाली मनाता है। पर फिर भी हम सब एक ही देश के हैं, इंडिया। इसीलिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी होता है कि कितनी भी विविधता होने के बाद भी हम सब एक ही देश में रहते हैं, इंडिया में। तो इसीलिए कहा जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और दूसरी जो बात है कि भेदभाव, प्रेड्यूस। भेदभाव का इंग्लिश होता है प्रेड्यूस, प्रेजड्यूस। हम प्रेजडाइश भी कह सकते हैं, प्रेजडाइश। तो इसका मतलब होता है कि जब हम किसी के बारे में पहले से गलत धारणा सोच लेते हैं, बिना सोचे समझे हम उसे प्रेजडाइश करते हैं। जैसे लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, अक्सर कहते हैं कि लड़कियां मैथ में अच्छी नहीं होती हैं, यह एक प्रेजडाइज है। यानी हम उसके बारे में एक गलत धारणा बना लेते हैं। और यहीं पर एक शब्द मिलेगा आपको, स्टेरियोटाइप्स। स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स, स्टेरियोटाइप्स। तो स्टेरियोटाइप्स का क्या मतलब होता है? जब जब हम किसी ग्रुप के सभी जब हम किसी ग्रुप के सभी लोगों के बारे में एक ही तरह सोचते हैं, जब हम किसी ग्रुप के सारे लोगों के बारे में एक ही बात सोचते हैं, सब जैसे, हम किसी भी प्रकार का उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। तो चलिए, अब ये सब बातें हम जान चुके हैं, इसके बारे में अब हम इस अध्याय की शुरुआत करते हैं। एक मोटी मेटा जानकारी जो है आपको वह हो गई है। तो देखते हैं कि पिछले अध्याय में जैसा कि आपने पढ़ा कि कई बार लोग जो दूसरों से अलग होते हैं, उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता है। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है, ऐसा क्यों होता है? आखिर जो हमारे साथ होता है भेदभाव, वह आखिर क्यों ऐसा होता है? हम दूसरे से अलग क्यों होते हैं? इसके बारे में हम क्या सोचते हैं? कैसा मन में ऐसा आता है कभी? तो देखिए, इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। तो देखिए, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं। इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। अक्सर आप सबने देखा होगा कि जो चीजें जहाँ पे उगती हैं, लोग उसी को खाना पसंद करते हैं और वही उनका मुख्य भोजन हो जाता है। तो जो लोग जहाँ पे रहते हैं उसकी मतलब जलवायु कैसी है, वहाँ का मानसून कैसा है, वहाँ की स्थिति कैसी है, लोग उसी स्थिति में ढल जाते हैं।
तो अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। अगर हम इन कई सारे पॉइंट पे ध्यान दें तो हम यह समझ जाएंगे कि भारत आखिर कितनी विविधता वाला देश है। संसार में 8 प्रमुख धर्म है। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहली बात है कि संसार में 8 मुख्य धर्म है और उन 8 मुख्य धर्म में से क्या है कि ये आठों धर्म के लोग भारत में रहते हैं और अपनी भाषा बोलते हैं और अपने धर्म को मानते हैं। अब देखिए जो लोग लोग जो जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं अस्वस्थ महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी-कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, अपने मन से खास तरह की राय बना लेते हैं। अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि जो प्रेजुडाइज होता है, जैसे कि पूर्वाग्रह होता है। प्रेजुडाइज का क्या मतलब होता है, इसके पहले हम सब जान चुके हैं, लेकिन एक बार हम फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह, प्रेजुडाइज, प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह। कहा गया है कि उन कथनों को देखिए जो ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगते हैं। उन कथनों को देखिए जो ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी प्रकार का पूर्वाग्रह है? जैसा हम मन में बना लेते हैं, शहर के लोग ऐसे होते हैं, गाँव के लोग ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से यही पूर्वाग्रह होता है। तो जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। तो जैसा आप महसूस करते हैं उसकी एक सूची बनाइए। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण लोग। ग्रामीण लोगों के बारे में क्या सोचा जाता है, क्या कहा। देखिए यहाँ पे ग्रामीण लोगों के बारे में क्या अवधारणा बनाई जाती है, पूर्वाग्रह बनाया जाता है। आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, यह भी सही बात है। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं, ये भी सही बात है। जैसा कि देखा होगा अपने धान के समय में, गेहूं के समय में, मक्के के समय में, तो सारे लोग खेत में जुट जाते हैं, कृषि में जुट जाते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं, यह भी सही बात है। तो इस तरीके से पूर्वाग्रह हमारे सही बने हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रामीण लोगों के बारे में, शहरी लोगों के बारे में क्या बातें कही गई हैं। तो शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, कोई जरूरी नहीं होता है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम बिताते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उनके पास रहने की बहुत सारी जगह हो। तो यहाँ पे जो जैसे गांव में आपने देखा होगा बहुत बड़ा परिवार होता है, तो शहर में ऐसा नहीं देखा जाता है। और शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। यह भी कई हद तक सही है। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है, लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने के खर्च में होता है, यह भी सही बात है। तो बच्चों देखते हैं इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को आसान अज्ञानी की तरह दिखते हैं, जैसे कि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे के रखने की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे हमारे अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है और ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसा हम सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी एवं कंजूस मानना भी एक पूर्वाग्रह है, यानी उनके बारे में हम एक गलत धारणा बना लिए हैं।
अब देखिए, जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज़्ज़त नहीं कर पाते, जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएँ महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। हम किसी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, अगर चीज़ें अलग-अलग हैं तो। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों को शायद इज़्ज़त नहीं कर पाएँगे जो अंग्रेजी के अलावा कुछ अन्य भाषाएँ बोलते हैं। अगर हमारे मन में ऐसी धारणा बन गई है कि जो इंग्लिश अच्छी भाषा होती है, बाकी भाषाएँ कुछ नहीं होती हैं, तो हमारे मन में एक अलग धारणा भी बन जाएगी कि जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। उनकी हम इज़्ज़त या सम्मान नहीं कर पाएँगे। कई बार चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। इस तरीके से हम अपने मन में एक अलग पूर्वाग्रह बनाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें पहले चीज़ों को समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, उसके बाद हमें एक अलग टाइप का प्रेजुडाइज़ बनाना चाहिए किसी के लिए। यहाँ पे देखिए कही गई है कि अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उससे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं। कई बार हम उन्हें दुःख पहुँचा देते हैं सिर्फ़ अपने पूर्वाग्रह के बारे में सोच समझ कर। लड़के और लड़की में भेदभाव। अब देखिए किस तरीके से लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है और यह पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, थोड़ा कम हो गया है अब। अब तो लोग समान मानने लगे हैं, लेकिन अभी आप ये नहीं कह सकते कि 100% चीज़ें हो गई हैं। यहाँ पे देखिए लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी एक भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप आप में से कई लोग कहेंगे कि हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है। इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है? जैसा कि हम लोग सोचते हैं, क्या सच्चाई यही है कि कुछ और है? यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे देखिए स्पष्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं न कहीं से आप अपने बुक में देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, कहीं न कहीं से। अब देखिए क्या अवधारणाएँ हम पूर्वाग्रह बनाते हैं लड़के और लड़कियों के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, अगर हम इस कथन को लें कि वे रोते नहीं हैं, तो आप देखेंगे यह गुण आम तौर पर लड़का या पुरुषों के साथ जुड़ा जाता है। अक्सर कहा जाता है कि वे रोते नहीं हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि लड़के या पुरुषों के साथ जोड़ लेते हैं कि वे लोग रोते नहीं हैं। बचपन से जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि तुम रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। ऐसा अक्सर आपने और हमने सुना है। जैसे-जैसे बच्चे बड़े हो जाते हैं, वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। उनके मन में ये धारणा बैठ जाती है कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालाँकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी-कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि उन्हें रोना नहीं है। अगर आप एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएँगे, उसका मज़ाक बनाएँगे। हालाँकि ऐसा नहीं है, फीलिंग्स सबके पास होती हैं और ये हम एक अवधारणा बना लेते हैं कि लड़के बहादुर होते, रोते नहीं हैं, तो ऐसा नहीं होता है, दिल उनके पास भी होता है। तो हमें ये सब चीज़ें नहीं बनानी चाहिए कि लड़के बहादुर होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं। तो इसके लिए हमें चिढ़ानी भी नहीं चाहिए और इनके मन में यह धारणा बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, आप इसको जो है कि थोड़ा आप समझेंगे इस बात को। और वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए, तो दूसरी तरफ क्या अवधारणा है कि वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की है, वे बहुत सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि कैसे केवल लड़कियों पर लागू होता है। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से होते हैं या वे ऐसा व्यवहार समाज से सीखती हैं? आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती, शरारती होती हैं? तो लड़की वो भी होती हैं, हम उनको नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं है कि हाँ, लड़कियाँ कोमल हों। और देखिए आज समाज में स्थिति बदल गई है।
लड़कियां हर क्षेत्र में कामयाब हो रही हैं। और क्या कहते हैं कि आप अक्सर देखे होंगे बॉर्डर पे भी लड़ने जाती हैं, तो क्या उनके पास वो बहादुर नहीं है? तो इस तरीके से हम नहीं कह सकते किसी को। अब देखिए क्या बातें अब आगे जानते हैं। इसीलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। यह सब जो चीज़ें अवधारणाएँ बनाई गई हैं, पूर्वाग्रह बना दिया गया है। तो इसलिए जो लड़का होता है वह किसी के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार यह सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखते हैं जैसा हम देखना चाहते हैं। और यहाँ पे देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। यहाँ पे जो कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं उनको हम बना लेते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ लोग मिल ही जाते हैं। इसीलिए है कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। यानी अगर एक आदमी वैसा हो गया, हम पूरे ग्रुप को नहीं कह सकते हैं। यानी उनके बारे में हम गलत धारणा नहीं बना सकते हैं। हम देख पाते हैं कि उस व्यक्ति से कुछ खास गुण और क्षमताएं जो दूसरों से अलग है। कई बार हम देख पाते हैं कि जो वह उस व्यक्ति का गुण है दूसरों से अलग है, कुछ खास जो है अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं ये कुछ रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं। जैसे कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं कि हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। इन धारणाओं का अब देखिए इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में होती है। तो ये धारणाएं बहुत खराब होती हैं। ये उन सब काम को करने से रोकती हैं जिनके लिए हम काबिल होते हैं। जैसे आप देखेंगे आज समाज में और हर जगह देश में देखेंगे कि लड़कियां हवाई जहाज उड़ा रही हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कि हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर रही हैं। तो इस तरीके से पहले से जो रूढ़िबद्ध धारणाएँ बन चुकी हैं कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ वो नहीं कर सकती, तो ये सब चीज़ें अब गलत साबित हो चुकी हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, असमानता और भेदभाव। असमानता और भेदभाव क्या होता है? इनइक्वालिटी एंड प्रेजुडिस। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, तभी समझ लो कि भेदभाव हो रहा है। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, तो अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते हैं और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अक्सर आप कहीं न कहीं ये चीजें आपको देखने के मिल जाएंगी, हालांकि चीजें बहुत कम हो गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण होने से। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जैसे भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जा सकता, किसी भी आधार पे किस आर्टिकल में है और उस आर्टिकल में क्या-क्या बातें कही गई हैं, यह हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। अब देखिए कि भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले अध्याय में समीर और समीर 2 एक दूसरे से भिन्न थे, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे कि ये समीर 1 और समीर 2 क्यों भिन्न थे, क्योंकि एक देखिए पढ़ा लिखा था, दूसरा अनपढ़ था। पहले और उनके धर्म में भी काफ़ी अंतर था। एक मुस्लिम था और एक हिंदू था। हालाँकि फिर भी वे दोनों दोस्त थे।
उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था, विविधता का पहलू है या भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। तब ऐसा होता है। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इन कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। अक्सर देखा होगा आप सबने। अब यहाँ पे देखिए कि कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो एक इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं, उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। अब यहाँ पे भेदभाव का सामना किस तरीके से किया जाता है? क्या होता है भेदभाव का सामना करने पर? अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग-अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती, बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसीलिए जो लोग इन कामों को करते हैं, उन्हें गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों लोगों को समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे है। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने आप को ऊंची जाति की उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया, उनको अछूत और नियोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा कुछ और काम करने की इजाजत नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाजत थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुओं से पानी लेने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाजत नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिक हासिल था, उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। यानी कहीं उनको कुछ नहीं दिया गया, किसी भी आधार पर। अभी अगले पृष्ठ पर हम देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा। यह भाग हमें यह समझाने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव का शिकार हुए हैं। और जो यह मशहूर हस्ती के बारे में बात करेंगे, वह है हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो उनके बारे में यह बात कही गई है। तो अब यही बात हम देखना शुरू करेंगे। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार जाति के लोग गरीब होते थे, उनके पास जमीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी को। अब यहाँ पे देखिए, सामना करना पड़ा। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जि, जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी को कहा, ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाए। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे हैं, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ
अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरह काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। जिसमें सबकी इज्जत हो, वह ऐसा धर्म चाहते थे और एक ऐसा समाज चाहते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ पे देखिए कि कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया कि उन्होंने हमसे हमारे टिकट माँगे तो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि वहाँ क्यों रुके हुए थे? हमने बताया कि हमें हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था। हमें पता नहीं था कि कोरेगाँव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी ये अंदाज़ नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। नीचे ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और अब हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप-सा गया था। पिताजी आए नहीं और न ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उस जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगाँव जा सकते हैं। अगर कोरेगाँव ज़्यादा दूर नहीं है तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती थी। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल-तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो इस तरीके से यह कहानी उनको जो है कि जिस तरीके से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। ये जो कहानी है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने खुद लिखा है। अब इसी तरीके से देखिए, कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होता है अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होता है अगर लोगों को आपस में दूर-दूर रहें और आपको छूने से मना करें, आपको पानी न पीने दें। यह छोटी-सी घटना दिखती है। कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने के साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसा दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया था। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखती है, बल्कि उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों से मिलना चाहिए। स्थिति थोड़ी सही हो गई है। अब अभी भी चीजें हैं कुछ स्तर पर। असमानता के लिए संघर्ष असमानता के लिए संघर्ष ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया था। संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजाति लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उनके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई थी, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की जैसे कि पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों को अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया गया। तो कई तरीके से संघर्ष लोगों के द्वारा किया गया। अब देखिए आगे,
कि 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस तरह की बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेताओं ने लड़ाइयों के हिस्से थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। तो छुआछूत की बात जो है, अस्पृश्यता अस्पृश्यता की बात जो है कि अनुच्छेद आर्टिकल 17 में की गई है। जैसा कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझाया जाएगा, देखा गया है। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, क्या भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? कई आधार पे किया जाता है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र है कि अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें। अब यहाँ पे देखिए कि इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनते हैं, इसके लिए बिल्कुल आजाद है। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है और इन सबके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। सरकार जो है कि जैसे कुछ विशेष समुदाय हैं, जैसे SC ST हो गए, OBC हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, उनके लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यह बात DPSP में बताई गई है, नीति निदेशक तत्व में। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारत का संविधान लिखने वाली समिति के कुछ सदस्य यहाँ पर हैं। अब देखते हैं, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान बनाना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब सरकार किसी भी धर्म को किसी भी तरीके से दबाएगी नहीं और किसी भी धर्म को, मतलब एक होता नहीं कि प्रायोरिटी नहीं देगी, सब समान मान के चलेंगे। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। देखिए, हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है कि हम पाठ इसी प्रकार को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे देखिए संविधान की उद्देशिका है, ये बहुत छोटी दिख रही है, जैसा कि पढ़ देते हैं, आप अपने बुक में देखिएगा, आपको थोड़ी बड़ी दिखेगी कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी स्वतंत्रता कितने प्रकार की कही गई है, तो यहाँ पे देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अगर वहीं देखा जाए समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात कही गई है, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये हो गई प्रियम्बल हमारे संविधान की। यहाँ पे देखिए कि संविधान का पहला पृष्ठ, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और अवसर समान प्राप्त है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, यह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर करें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें और
कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमें ज़रूर बताएँ कि आपको हमारा सेशन कैसा लगता है। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। थैंक यू सो मच।